हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग 2 का लेसन नंबर हमारा 3rd है, संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी। पहले वीडियो में हमने इनके जीवनी के बारे में बताया था कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो शताब्दी एरा। जन्म कब हुई, 1902 ईस्वी। इसी तरह से इनसे जुड़ी सारी बातों को हमने चर्चा किया था। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के उसको देखिए, फिर सारी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगी वहां से। अब चलते हैं, आज जो हम लोग पढ़ेंगे पाठ, इस पाठ में क्या है सुनिएगा। सबसे पहले ये पाठ जो है वो कहां से लिया गया है, तो जयप्रकाश नारायण जी 1974 में, तारीख है याद रखेंगे, तारीख है 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में उन्होंने जो भाषण दिया, यह बहुत ही ऐतिहासिक भाषण थी। और इस भाषण से जो भीड़ उमड़ी, वहां पर जो लोगों की भीड़ थी, इन सारी बातों को वहां पर जो बताया गया है उसी का एक अंश विशेष यहाँ पर है, मैंने शॉर्ट में वहां पर लिखा गया है। तो उसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने भाषण में कहा था। अब समझिए, आप ऐसा समझिएगा कि हम जयप्रकाश नारायण जी हैं और आप दर्शक हैं। आप क्या हैं, जयप्रकाश नारायण जी हैं और हम क्या, मतलब आप क्या हैं, दर्शक हैं। हम लोग उसके बारे में सुनते हैं। सुनिएगा उन्होंने क्या शुरू किया था भाषण में। उन्होंने कहना शुरू किया, बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिकों, भाइयों और बहनों। जब वो मंच पर चढ़े, मंच पर चढ़ते उन्होंने क्या बोला, बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिकों, भाइयों और बहनों, मैंने संबोधन किया। कहते हैं अभी अभी रेणु जी, माने कोई व्यक्ति थे रेणु जी, जो मंच पर से भाषण देकर के अभी नीचे उतरे थे। कहते हैं कि अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका ही था। सुनना तो वे ये चाहते थे कि मुझसे पूछा गया कि यह कविता सुना दें या नहीं। यानी वो कहते थे कि रेणु जी ने जो कविता आप लोगों को कही सुनाई है, अनुरोध तो उनका था, लेकिन हमसे वो पूछे, केवल हमसे अनुमति मांगे कि मैं ये कविता सुना दूं या नहीं सुनाऊं। मैंने स्वीकार किया, लेकिन उसमें बहुत सारी स्मृतियां हैं और अभी हाल में बहुत दुख भरी स्मृतियां जागृत कर दिया, मेरे दिल भर आए। देखिए लेखक साहब क्या कहते हैं कि जब वो मंच पर चढ़ते हैं, भाषण देते हैं, क्या कहते हैं कि बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के जो मेरे प्यारे दोस्त साथी हैं, युवक हैं, बिहार प्रदेश असंख्य नागरिक और भाइयों और बहनों, ऐसे बोल करके तब कहते हैं कि रेणु जी जो अभी मंच पर गए हैं और मंच से जो उतरे हैं, अभी अभी आप लोगों को जो कविता सुनाए हैं, वो कविता सुनाने की जो आग्रह था, आग्रह तो वो खुद किए थे, आग्रह तो वो खुद चाहते थे ऐसा, लेकिन हमसे केवल पूछा गया था। लेकिन कहते हैं ये कविता बहुत ही बड़ी कविता थी, जिसमें बहुत सारी स्मृतियां जुड़ी हुई थी। जैसे हमने कविता सुना, बहुत सारी बातें भूली बिसरी यादें हमें आने लगी। और इन पर उन्होंने क्या कहा सुनिएगा। आपको शायद मालूम ना होगा, आपको शायद मालूम ना होगा कि मैं जब बेल्लौर, कहाँ गए थे, बेल्लौर गए थे, बंगलौर जिसको कहते हैं, बंगलौर गए थे, वहां के अस्पताल के लिए रवाना हुआ, तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र ईश्वर अय्यर के यहाँ ठहरे। यानी कहते हैं कि आप लोगों को यह बात मालूम नहीं होगा कि जब हम बेंगलौर अस्पताल के लिए रवाना हुए थे, तो मद्रास जब पहुंचे तो मद्रास में हमारे एक साथी थे जिनका नाम था क्या नाम था उनका, श्री ईश्वर अय्यर जी। उनके यहाँ ठहरे 2 दिनों के लिए। जब वहां ठहरे हुए थे तो वहां पर हमसे मिलने के लिए गंगा बाबू और दिनकर जी आए थे। वहां पर कौन आए, गंगा बाबू मिलने के लिए आए और दिनकर जी आए। दिनकर जी हमसे मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी हाल की कुछ कविता सुनाता हूं।
यह कहे आपसे जो आशा लगी थी यह आज पूरी होती नजर आ रही है। उन्होंने कहा दिनकर जी हमसे मिलकर बहुत खुश थे और दिनकर जी ने हमें कहा कि हमने अभी हाल में जो कविता लिखी है ये कविता हम आपको सुनाना चाहते हैं और कहते हैं कि हम आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि आपने जो क्रांति शुरू की है इस क्रांति से मुझे बहुत आशा है, क्योंकि मुझे पहले से आपसे आशा थी कि आप कुछ अच्छा करेंगे और आप जो अच्छा करने के लिए जो ठाने हैं इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। यानी आशा ऐसा है कि हमें यह जो हमारी इच्छा थी वह पूरी होती नजर आ रही है। ऐसा भाषण में वो बोल रहे हैं, भाषण में ये बात बोल रहे हैं कि जब हम कहाँ गए थे, बेंगलोर अस्पताल के लिए रवाना हुए, तो रवाना होकर वहां मद्रास पहुंचे तो हमारे ईश्वर अय्यर मित्र थे, उसके यहाँ 2 दिन ठहरे। जब लोगों को मालूम हुआ तो हमारे 2 मित्र, गंगा बाबू वो भी मित्र थे और दिनकर जी वो भी मित्र थे, वो मिलने के लिए कहाँ आए हैं, श्री अय्यर जी के घर पर आए हैं। गंगा बाबू भी खुश थे और दिनकर जी भी खुश हैं। दिनकर जी कहते हैं कि हम जो नई कविताएं लिखे हैं आपको हम सुनाना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि हमें जो आपसे आशा थी आज पूरी नजर होती आ रही है, पूरी नजर होती आ रही है, क्योंकि आपने जो क्रांति शुरू की है वो बहुत ही अच्छी है, आप उसको अच्छे से पालन कीजिए। इतना जैसे ही बोलते हैं सुनने वाले लोग तालियों की गड़गड़ाहट करते हैं ऐसे से। जयप्रकाश जी कहते हैं कि नहीं नहीं तालियां नहीं बजाइए, आप लोग शांति से केवल हमारी बातों को सुनिए, तालियां नहीं बजाइए, केवल शांति से हमारी बातों को सुनिए, ध्यान से सुनिए कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। कहते हैं फिर लेखक साहब क्या कहते सुनिएगा, आज मैं जो कहूंगा यह हुंकार नहीं है, माने मैं जो कहूंगा वो हुंकार नहीं है, लेकिन हुंकार से बड़ा होगा। जो करने जा रहे हैं इसमें लाठियां खाना होगा, जेल जाना होगा, आपकी जमीन हड़प ली जाएगी, ये सब मुश्किल है, लेकिन अपनी आजादी पाने के लिए मीलों दूर जाना होगा। लेखक साहब क्या कहते हैं कि अगर आप सुधार करना चाहते हैं, जिस किसी का अधिकार पहले से है और आप अधिकार लेना चाहते हैं, तो आपको ऐसे कोई छोड़ेगा नहीं अधिकार। और इस अधिकार के लिए जब आप लड़ेंगे तो उसमें आपको लाठियां खाना भी पड़ सकता है, आपकी गोलियां आपको खाना पड़ सकता है, आपको जेल जाना हो सकता है, आपकी जमीन हड़प ली जाएगी, घर को तोड़ दिया जाएगा। अगर आप ये सब मुश्किल सहना चाहते हैं, सहने के लिए तैयार हैं, तो फिर क्रांति में आइए, अन्यथा घर बैठ जाइए। और क्या कहते हैं, ऐसे कई जोशीले कहते हैं यह भाषण ऐतिहासिक भाषण है। ये जो भाषण था ना ये ऐतिहासिक भाषण 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था, जिसमें लाखों लोग आए थे, लाखों लोग। ऐसा कहा जाता है कि इतनी भीड़ जुटी थी, इतनी भीड़ जुटी कि आज तक कभी इतना भीड़ नहीं जुटा था, उतना भीड़ 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जुटा था। ये छात्र आंदोलन थे, याद रखेंगे। ये कौन आंदोलन थे, छात्र आंदोलन। यानी बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हुई थी, याद रखेंगे। कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि छात्र आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, बिहार से। क्यों हुई थी, तो राजनीतिक में जो भ्रष्टाचार था उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए बिहार के छात्रों ने आंदोलन शुरू किया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे जयप्रकाश नारायण जी। और 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में उन्होंने जो भाषण दिया वो एक बहुत ही ऐतिहासिक भाषण के रूप में कहते हैं कि जितनी भीड़ उस दिन जुटी थी उतनी भीड़ कभी नहीं जुटी पटना में, इतनी भीड़ थी। कहते हैं जिसमें पूरे प्रदेश के लोग जुटे थे और युवा की संख्या अधिक थी, क्योंकि ये युवा छात्र आंदोलन था, तो छात्र तो युवा होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या थी। और ये जो थी ये पूरे प्रदेश का मतलब क्या, बिहार के कोने कोने से ही नहीं, देश के कोने कोने से लोग आए हुए थे इनकी भाषण को सुनने के लिए। बहुत बहुत दूर से लोग आए थे सुनने के लिए इनकी भाषण को, क्योंकि 5 जून को 1974 की जो भाषण होने वाली थी इसके लिए वहां पर आ रहे थे। अब क्या होता सुनिएगा, वे कहते हैं कि अगर दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नव निर्माण में काम करेगा, लेकिन अब वह हमारे बीच नहीं रहे। दिनकर जी कहते हैं कि अगर इस समय दिनकर जी होते और रामवृक्ष बेनीपुरी जी होते तो जो उनकी कविताएं हैं वो क्या होती, भारत के नव निर्माण में क्या करती, मदद करती। लेकिन दुर्भाग्य की बात वो अब हमारे बीच नहीं है, वे हमारे बीच अभी नहीं है, इसीलिए उनकी ये जो नव निर्माण की जो कविताएं हैं वो संभव नहीं है।
वो कहते हैं कि दिनकर जी अगर होते और रामवृक्ष बेनीपुरी होते तो उनकी कविताएं जो है आज भारत के नवनिर्माण में मदद करती। यह नेता बनने का अधिकार जो हमें मिला है वह हमने किसी से मांगा नहीं है, बल्कि युवा पीढ़ी द्वारा मुझ पर सौंपा गया है। यदि आप में से कोई बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, और यह पद स्वेच्छा से मैं सौंप सकता हूं, लेकिन नाम का नेता नहीं बनूंगा। सुनूंगा सबकी बात, लेकिन फैसला अंतिम मेरी होगी। देखिए ये क्या कहते हैं, मंच पर भाषण देते हुए कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि देखिए ये जो छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने का मुझे जो सौभाग्य मिला है, ये हम किसी से छीन कर नहीं लिए हैं। छात्रों ने अपनी स्वेच्छा से मुझे नेता चुना है। अगर आप लोगों में से कोई व्यक्ति, अगर आप में से कोई व्यक्ति अगर नेता बनना चाहते हैं, इस अधिकार को लेना चाहते हैं, तो आइए नेता बनिए। मैं स्वेच्छा से उन्हें दे देता हूं। मुझे बनने का कोई शौक नहीं, क्योंकि मुझे छात्रों ने स्वयं दिया है, सौंपा है यह अधिकार, इसलिए मैं इसका निर्वाह कर रहा हूं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको हम पर भरोसा है, जयप्रकाश नारायण जी ऐसे कहते हैं कि अगर आपको हम पर भरोसा है, आपने मुझे अधिकार दिया है, इस आंदोलन का नेतृत्व करने का मुझे अधिकार सौंपा है, तो सुनेंगे हम सबकी बात, सुनेंगे सबकी बात, लेकिन मेरी जो अंतिम फैसला होगी वो मेरी मन की होगी, और आप लोगों को यह स्वीकार करना होगा। फिर तालियों की गड़गड़ाहट होती है। फिर कहते हैं कि सुनिए सुनिए, तालियां नहीं बजाइए, केवल हमारी बातों को ध्यान से सुनिए, जो कहने जा रहे हैं उसको सुनिए। क्या कहते हैं सुनिएगा। नारायण जी कहते हैं मेरे पिताजी की इतनी हैसियत नहीं है कि मुझे अमेरिका पढ़ने भेजा जा सके। आज मैं अमेरिका से वापस लौटा हूं। जो लोग मुझे अमेरिका का दलाल कहते हैं, वे लोग नहीं जानते कि मैं अमेरिका में कैसे रहा, पढ़ा कैसे, वहां क्या क्या किया, इन सब के बारे में नहीं जानते हैं। यानी कि लेखक साहब यानी कि जयप्रकाश नारायण, नारायण जी का मतलब क्या, जयप्रकाश नारायण, वो कहते हैं कि इनमें से कुछ लोग मुझे क्या कह रहे हैं, हाँ, अमेरिका का दलाल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अमेरिका का दलाल, कि अमेरिका का दलाल है। लेकिन उन्हें यह मालूम ही नहीं है कि मैं अमेरिका गया, कैसे पढ़ा, कैसे रहा, इनके बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है। मैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे पिताजी के पास इतनी हैसियत नहीं थी कि वो वहां जाकर के हमें पढ़ा सके, हमें भेजकर पढ़ा सके, इतनी हैसियत हमारे पिताजी के पास नहीं थी। लेकिन जब 1922 में असहयोग आंदोलन कम हुआ तो मेरी इच्छा हुई अमेरिका जाकर पढ़ने की। किसी तरह से हम अमेरिका पहुंचे, लेकिन वहां का खर्चा पूरा करने के लिए जानते हैं हमने क्या किया, हमने होटलों में काम किया। किसी घंटे 2 घंटे जाकर के किसी होटल में बर्तन साफ कर दिया करते थे, वेटर का काम, खाना परोसने का काम करते थे, तब जाकर के हमें 2 टाइम का भोजन मिलता था। रविवार का दिन जो छुट्टी का दिन होता था, घूमने का टाइम, उस टाइम सारा दिन हम काम करते थे ताकि हमें कुछ पैसे मिल सके, ताकि हम रूम का किराया दे सके। जानते हैं हम एक खाट पर कभी अकेले नहीं सोए, एक खाट पर हमने कभी अकेला सोया ही नहीं। एक खाट पर हम सोते थे और कोई अमेरिका का एक बच्चा सोता था, यानी एक खाट पर 2 बच्चे सोते थे ताकि किराया कम लगे। एक कमरे में 4-4 बच्चे सोते थे, यानी कि इस तरह से ताकि हमारा किराया कम लगे। इस कठिनाइयों में हमने पढ़ा, पढ़ करके हम जो वहां पर तो हमने कम्युनिस्ट की भी पढ़ाई कर ली थी और समाजवाद की पढ़ाई पढ़ ली। लेकिन जो हमारे मार्गदर्शक लेनिन थे, लेनिन की कम्युनिस्ट की हमने पढ़ाई पढ़ी थी, और कम्युनिस्ट ने कहा था कि देश की आजादी के लिए जो कोई पद चल रहा, मतलब कोई वहां दल बन रहा हुआ हो, उसमें सहयोग देना चाहिए। तो मैंने वहां से आकर के और किस में भाग लिया, सीधा कांग्रेस में शामिल हो। कम्युनिस्ट में हमने शामिल नहीं हुआ, क्योंकि देश की आजादी के लिए चाहिए था कांग्रेस, इसलिए हमने कांग्रेस में शामिल हो गया, जबकि हम कम्युनिस्ट को मानते थे। और ये कहते हैं कि अमेरिका का दलाल है। अब क्या जानते हैं मेरे बारे में, पहले जानिए हमने क्या क्या कैसे अमेरिका में हमने पढ़ा। ये कहते हैं कौन, भाषण में जयप्रकाश नारायण जी अपने मंच पर। लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट होती है। फिर जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं नहीं नहीं सुनिए सुनिए, केवल सुनिए, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। कहते हैं जयप्रकाश नारायण कहते हैं बहुत सारे नेता हमसे मिलने आए और लोकतंत्र की शिक्षा देते हैं, दूसरी तरफ जुलूस आ रहे लोगों को रोक रहे हैं। क्या यही लोकतंत्र है? देखिए जयप्रकाश नारायण जी क्या कहते हैं
कि जब हमने छात्र आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू किया तो उस समय क्या हुआ था कि छात्र आंदोलन जब शुरू हुआ था तो जो बहुत सारे नेता थे, देश के गिने चुने नेता, उस सब लोग आकर के महात्मा गांधी से बारी बारी मिलने लगे, क्योंकि आंदोलन पूरा देश में हो गया, देश व्यापी आंदोलन था, ये बहुत बड़ा आंदोलन। तो पूरे देश के लोग इनसे मिलने के आने लगे। कौन? बड़े बड़े नेता लोग, विपक्षी दल के लोग, कांग्रेस के जो विपक्षी दल के लोग थे वो लोग मिलने के आने लगे और इनको कहते कि देखिए आपने जो आंदोलन चलाया बहुत अच्छा है, लोकतंत्र में इस तरह की काम करना चाहिए, और आप जो कर रहे हैं सराहनीय है, अच्छा है, और तरह तरह की सलाह देते थे मुझे। लेकिन देखिए यही लोग जब हमसे मिलकर बाहर जाते हैं, और बाहर जाकर के बाहर से लोग जो आते हैं इस भाषण को सुनने के लिए, कोई कर्नाटका से आ रहा है, कोई मद्रास से आ रहा है, तो कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई पश्चिम बंगाल से आ रहा है, इन सारे लोगों को रोका जा रहा है। बताइए क्या यही लोकतंत्र है? क्या देश के लोगों को, देश के नागरिकों को जुलूस निकालने का अधिकार नहीं है? क्या भाषण देने का अधिकार, सुनने का अधिकार उसे नहीं है? यही लोकतंत्र है हमारा। ये कहते हैं मंच पर कौन? नेता लोग लोकतंत्र को छीन रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र के पालक हैं, और वो वहां पर जनता का लोकतंत्र क्या कर रहे हैं? छीन रहे हैं। क्या यही लोकतंत्र है? बताइए। ऐसा गांधी जी कह रहे हैं, सॉरी जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं, किसको? जनता को भाषण में सुना रहे हैं। अब कहते हैं, जयप्रकाश जी कहते हैं कि उनके कुछ मित्र थे, उनसे इंदिरा जी का दोस्ती कराना चाहते थे, और कहते हैं दोनों का मेल हो जाए। मैंने कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि हमारे कुछ मित्र थे, हमारे कुछ मित्र हैं, वो चाहते थे कि गांधी, सॉरी जयप्रकाश नारायण जी और इंदिरा गांधी दोनों का मेल हो जाए, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी जब आंदोलन शुरू किए थे तो इंदिरा की सरकार गिर गई थी। उस समय देश में आपातकाल लगा था 1974 में, आप देखिए जाकर के। यानी इंदिरा सरकार जो थी ना, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें मुख्य प्रधानमंत्री थी, वो सरकार गिर गई थी। तो बहुत सारे लोग चाहते थे कि दोनों का मेल हो जाए, जयप्रकाश नारायण जी का और इंदिरा गांधी का। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, देखिए हमें इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत जीवन से हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनके व्यक्तिगत विचार से हमें कोई दिक्कत नहीं है। विचार है उस पार्टी के नीति से, जिस पार्टी में ये लोग रह रहे हैं, उस पार्टी का जो काम करने का तरीका है वो गलत है। हम इस तरीके का हम विरोध करते हैं, ना कि हम इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे हैं। कहते हैं, लेखक साहब कह रहे हैं कि हमने तो कभी कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी का भी हमने विरोध किया है, लेकिन गांधी जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हमारी नहीं थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से हमारे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी थी उनके काम करने की नीति से, उनके काम करने के तरीके से। उन्होंने जो काम किया वो गलत तरीका है भाई। जैसे अभी आपने क्या समझा कि जब देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों को आजादी है, आप शांति ढंग से सभाएं कर सकते हैं, शांति ढंग से जुलूस निकाल सकते हैं। जब लोग जुलूस में भाग लेने आ रहे हैं, किसी तरह का कोई हत्या नहीं, अहिंसा नहीं हो रही है, फिर उसे क्यों रोका जा रहा है? क्या यही लोकतंत्र है? हम इसी नीति के खिलाफ हैं। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि हम इस नीति के खिलाफ हैं, ना कि इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत जीवन से। आगे कह रहे हैं, वे कहते हैं कि आज के राजनीतिक में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। इसका मुख्य कारण है चुनाव। चुनाव में जो खर्च होता है, आज चुनाव में इतना खर्च होता है, यह मेन कारण भ्रष्टाचार का है। देखिए जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि राजनीतिक भ्रष्टाचार का केंद्र है। जितने भी भ्रष्ट आदमी हैं, भ्रष्ट व्यक्ति हैं, वो राजनीतिक में हैं। और इसका मेन कारण जानते हैं क्या है? इसका मेन कारण चुनाव है। चुनाव में करोड़ों करोड़ खर्च होती है, और वो कहां से आती है? तो सारा पैसा बड़े बड़े उद्योगपतियों और का मतलब जो कंपनी चलाते हैं उनसे लिया जा रहा है। और स्वाभाविक सी बात है कि जब आप उनसे लेंगे खर्च, और जब वो आप सत्ता में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, तब क्या होगा कि उन उद्योगपतियों को काम करने का मौका मिलेगा, और वो मनमाने ढंग से हर काम को करेंगे। अर्थात ये भ्रष्टाचार का मेन कारण क्या है? चुनाव है। अभी आपने देखा चुनाव हुई, आज 10-15 दिन पहले खत्म हुई चुनाव, और सारी कंपनियां, रिचार्ज कंपनियां एकाएक रेट बढ़ा दिया। ऐसा कौन सी महंगाई बढ़ गई भाई मेरे
कि 60-60 रुपया एक कस्टमर से लिया जा रहा है। एक कस्टमर से 60-60 रुपया भराया गया, 50-50 रुपया भराया गया। इतनी कौन सी महंगाई का एक आ गया? 10 रुपया बढ़ जाता, 5 बढ़ जाता। इतनी महंगाई बढ़ गई, पूरे देश के लोगों से इतना रुपया लूटा जा रहा है। इसका मेन कारण चुनाव है भाई मेरे। चुनाव में करोड़ों कर लेकर के खर्च लिया गया और जो सत्तारूढ़ सरकार आई वो क्या हुआ? दे दिया कि चलो तुम लोग बढ़ा करके अपना पैसा पूरा कर लो। देख लीजिए, यही जयप्रकाश नारायण जी इसी नीति के विरोध हैं। वो कहते हैं कि ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना है मुझे। फिर कहते हैं आज की राजनीति में जनता केवल इतना ही अधिकार है कि चुनाव में वोट दे, लेकिन चुनाव के जिस प्रतिनिधि को वोट देते हैं उसे नियंत्रण नहीं कर सकता। यानी आज की राजनीति की लोकतंत्र में आप हैं, लेकिन सही मायने में लोकतंत्र में आप है नहीं। बस आपको इतनी आजादी है कि आप वोट दीजिए, चुनाव में भाग लीजिए, लेकिन आपने अगर चुनाव में वोट देकर के किसी प्रतिनिधि को आप जिता दिए हैं तो उसके काम पर आप नियंत्रण अंकुश नहीं लगा सकते, उसके काम को आप देख रेख नहीं कर सकते। ये हमारी देश की राजनीतिक है। तो फिर ये चीज की नीति के विरोध है। हम इस तरह की बातें नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जनता के हाथ में भी अधिकार होनी चाहिए कि अगर प्रतिनिधि को भेजा गया है काम करने के लिए तो फिर काम करे ढंग से, और नहीं करे तो फिर जनता को अधिकार मिला जाए कि उसको हटाया जाए। ऐसा अधिकार जनता को फिर से मिलना चाहिए। इस नीति के हम विरोध में हैं। जयप्रकाश नारायण जी वहां भाषण में इस तरह के कहते हैं। आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। विश्व के अन्य देशों में मीडिया है, सरकार पर अंकुश लगाती है और वह उसके काम के बारे में पूछते हैं कि आपने क्या किया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यानी कहते हैं कि विश्व के अन्य देशों में मीडिया है, मीडिया समझ रहे हैं ना, जो प्रचार करती है, तो वो कहते हैं कि विश्व के अन्य देशों में भी मीडिया है, लेकिन मीडिया क्या करती है? सरकार से पूछती है कि आपने ये 5 साल में क्या किया है, आप हमें थोड़ा सा ब्यौरा दीजिए। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। मीडिया तो पूछता ही नहीं है, मीडिया खुद बिक जाती है और प्रचार उसी सरकार की करेगी जो उन्होंने किया है। उनकी कमी को वो नहीं बताएगा, उन्होंने जो किया फायदा उसको बताएगा। अर्थात गांधी जी, सॉरी, जयप्रकाश नारायण जी इन सारे चीजों के विरोधी थे और उन्होंने कहा कि हम इस नीति के खिलाफ हैं, हमें किसी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत नहीं। और उस जो भाषण था एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण था और उस भाषण का उन्होंने शानदार भाषण दिया। और ये आपसे परीक्षा में कभी कभी पूछता है कि जयप्रकाश नारायण जी का जो भाषण है उसका संक्षिप्त, तो हमने संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश किया है। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। तो हम लोग मिलते हैं कल क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यानी पाठ का जो सारांश था हमने बताया आपको।